तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्क और EXEC सिस्टम कॉल्स के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, क्योंकि जो इंटरनल मैकेनिज्म होती है, या कहना चाहिए प्रोसेस, आप जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हो वो फॉर्क सिस्टम के थ्रू ही होता है। या जो रीलोडिंग करते हो मेमोरी में, आप प्रोसेस को रीलोडिंग करते हो, वो जैसे EXEC सिस्टम कॉल के थ्रू होता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्क और EXEC, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें फॉर्क सिस्टम कॉल के बारे में, ठीक है। तो अगर देखें बच्चे, तो फॉर्क होता क्या है, पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर देखो, अगर हम फॉर्क की बात करें, तो फॉर्क जो होता है वो आपका होता है सिस्टम कॉल। पिछले भी हमने क्लासेस में देखा होगा कि फॉर्क, हमने बार बार टर्मिनोलॉजी जो था, हमने फॉर्क टर्मिनोलॉजी बार बार यूज की थी, ठीक है। हर जगह आपने देखा था कि क्या कहते हैं, फॉर्क टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, अगर हम फॉर्क सिस्टम कॉल की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो फॉर्क है वो क्या है, एक सिस्टम कॉल है। याद करो, जब हम यूजर लेवल पे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। जब हम यूजर लेवल पे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाता है, सिस्टम कॉल के थ्रू जाता है, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या कि यूजर लेवल से आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो। रिक्वेस्ट भेजने का काम किसके थ्रू होता है, सिस्टम कॉल के थ्रू। और सिस्टम कॉल क्या करता है, इन्वोक करता है कर्नल को, और कर्नल फिर जाके आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, क्योंकि कर्नल जो है वो आपका कोर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वही प्रोसेस करता है। तो फॉर्क क्या हो गया, आपका सिस्टम कॉल हो गया। चलिए अच्छी बात है, फॉर्क आपका सिस्टम कॉल हो गया। ये यूज क्यों होता है बेटा, ये यूज इसलिए होता है चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। समझते चलते हैं। तो अगर आपको चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना है तो आप फॉर्क सिस्टम का यूज करोगे। जैसे कि अगर मान लो, अगर हम बात करें, जैसे आपने सी में कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है। जैसे मैंने, मान लो मैंने सी में प्रोग्राम बनाया और मैंने लिखा प्रिंटफ, और मैंने लिख दिया हेलो वर्ड, या हेलो, सिंपल लिख दिया मैंने हेलो, ठीक है। अब होगा क्या, अब मैंने यहां मान लो मेल लिख दिया, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये क्या है, आपका एक पेरेंट प्रोग्राम है, ये आपका पेरेंट प्रोग्राम है, ठीक है। अगर इसमें हमने फॉर्क लिख दूं, अगर इसमें मैं फॉर्क लिख दूं, यहां अगर मैंने फॉर्क लिख दिया, ठीक है, तो फॉर्क लिख देने से क्या हो जाएगा, इसका चाइल्ड बन जाएगा। सीधी सी बात है, क्या बन जाएगा, इसका चाइल्ड बन जाएगा। तो फॉर्क लिखने से होता क्या है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाती है, जो कि पेरेंट का क्लोन होता है, लेकिन इसकी खुद की आईडी होती है। ध्यान रखना, ये जो चाइल्ड बनेगा फॉर्क से, वो क्या होगा, पेरेंट का एग्जैक्टली क्लोन होगा, पेरेंट की ही डुप्लीकेट कॉपी होगी, लेकिन इसका प्रोसेस आईडी डिफरेंट होगा। फिर से मैं बताता हूं, जो भी आप चाइल्ड बनाते हो फॉर्क के थ्रू, जैसे आपने फॉर्क लिख दिया, फॉर्क क्या करेगा, जैसे अगर हमने क्या कहते हैं सी में प्रोग्राम लिखा है प्रिंटफ हेलो, तो जब मैंने फॉर्क लिख दिया तो फॉर्क क्या करेगा, इस पेरेंट की डुप्लीकेट कॉपी बना देगा, पेरेंट की डुप्लीकेट प्रोसेस बना देगा। अगर ये पेरेंट प्रोसेस है, प्रोग्राम को जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोसेस बन जाएगा। तो मान लो ये प्रोसेस हो गया, जैसे ही फॉर्क लिखा तो क्या करेगा, इस प्रोसेस का डुप्लीकेट प्रोसेस बनाएगा, जिसको हम चाइल्ड प्रोसेस बोलेंगे, जो कि क्या होगा, पेरेंट का एग्जैक्टली क्लोन होगा। ध्यान रखना, पेरेंट का एग्जैक्टली क्लोन होगा, ठीक है। अब ये पेरेंट का एग्जैक्टली क्लोन क्लोन हो गया, जिसकी लेकिन खुद की आईडी होगी, तो पीआईडी डिफरेंट होगा, पेरेंट और चाइल्ड का पीआईडी डिफरेंट होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम देखें तो फॉर्क से होता क्या है, अगर आपको फॉर्क से सिग्नल जीरो मिलता है, इन जनरल बात कर रहा हूं, ये चेंज भी हो सकते हैं, या पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, या नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव 1 हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गया। पॉजिटिव में आप 1 से बड़ी वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर जीरो मिलता है, इसका मतलब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहे हो। अगर ये रिटर्न जीरो कर रहा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहे हो। अगर पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, पेरेंट प्रोसेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, पेरेंट प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। अगर निगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, तो हम इसको मान के नहीं चलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम फॉर्क लिख रहे हैं तो बट ऑब्वियसली चाइल्ड प्रोसेस बनेगी बनेगी, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस की बात करें तो निगेटिव मिला मतलब चाइल्ड प्रोसेस, आपका जो भी चाइल्ड प्रोसेस है वो क्रिएट नहीं हो रहा है, तो निगेटिव आ रहा है, और जीरो आया तो
चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गई। पॉजिटिव आया तो सिंपल सी बात है, पेरेंट प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहा है, पेरेंट प्रोसेस को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्किंग मैकेनिज्म है, आप इसको समझ सकते हो। मतलब ये हुआ कि हम दो केसेस लेके चलेंगे, 0 चाइल्ड के लिए और 1 किसके लिए लेंगे, पेरेंट को डिनोट करेगा। तो 0 फॉर चाइल्ड और 1 पेरेंट के लिए। और अगर आपसे कोई पूछे डिटेल में तो आप ऐसा बोल सकते हो -1 अगर चाइल्ड क्रिएट नहीं होता है तो। ठीक है, चलो अब हम एक प्रोग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, तो जैसे बच्चे अगर मान लो हमारे पास एक प्रोग्राम है, जैसे मेन प्रोग्राम है। अब मेन प्रोग्राम में मैंने लिखा फॉर्क, और मैंने लिखा प्रिंटफ, और मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, अभी जब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होगा बेटा, अंडर एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। सबसे पहले तो चलो इसको हम थोड़ा और चेंज करें, एक मिनट, जस्ट मिनट। इसको मैं क्या करता हूँ, मेन प्रोग्राम बनाऊं, और अभी मैं फॉर्क नहीं लिखूंगा, मेन पहले बनाया, और मेन के अंदर मैंने क्या किया, प्रिंटफ लिखा, और प्रिंटफ के अंदर मैंने सिंपल लिख दिया वेलकम। चलो वेलकम लिख देते हैं। ठीक है, अब वेलकम ये हुआ, और ये आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब समझो ये सी का प्रोग्राम है। जैसे ही प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होगा, ये अभी प्रोग्राम है, जैसे ही अंडर एग्जीक्यूशन होगा, ये आपका प्रोसेस बन गया, मान लो इसका नाम है P1। ठीक है, अब ये प्रोसेस बन गया P1। ठीक है, तो ये आपका पेरेंट प्रोसेस है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, आपको आउटपुट क्या आ जाएगा, वेलकम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। इसमें चेंज मैंने क्या किया, इस सिंपल इस प्रोसेस में अब मैं फॉर्क लिख दूं। फॉर्क लिख दूं का मतलब, अब मैं इस प्रोग्राम को ऐसा चेंज करूं, मेन लिखा, मेन के बाद पहले मेरा प्रोग्राम क्या था, सिंपल मैंने लिखा प्रिंटफ, और प्रिंटफ के बाद मैंने लिख दिया हेलो। तो ये आपका प्रोसेस बन गया। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, मान लो P1 है, ठीक है, तो जो P1 प्रोसेस है अंडर एग्जीक्यूशन हुआ, तभी ये प्रोसेस कहलाएगा, तो आउटपुट आ गया हेलो। अब बेटा मैंने क्या किया, फॉर्क लिखा, जैसे यहां लिखा फॉर्क। अब इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब मैंने जैसे ही फॉर्क लिखा, ठीक है, तो P1 प्रोसेस है या P प्रोसेस है, चलो हम इसको मान के चल रहे हैं कि पी प्रोसेस है। ठीक है, तो पी प्रोसेस हो गया, जैसे ही फॉर्क लिखोगे तो पी प्रोसेस का चाइल्ड बनेगा। तो सबसे पहले आया पी प्रोसेस, लेकिन वो क्या दिखेगा कि आपने फॉर्क लिख दिया। फॉर्क लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक चाइल्ड बनाएगा, जीरो रिटर्न करके, और चाइल्ड का नाम मान लो रख दिया उसने C1, सपोज दैट हम C1 रखते हैं। ठीक है, और बताएगा कि इसका पेरेंट कौन है, तो बोलेगा P। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू पे P आपका क्या हो गया, पेरेंट हो गया, और जीरो पे चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, जो चाइल्ड प्रोसेस होता है वो एग्जैक्टली क्लोन होता है पेरेंट प्रोसेस का। एग्जैक्टली क्लोन मतलब उसके अंदर भी प्रिंटफ हेलो होगा, समझना मेरी बात को, उसके अंदर भी प्रिंटफ हेलो होगा। ठीक है, तो इसके पास भी हेलो आ गया, और इसके पास भी हेलो आ गया। ठीक है, तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपके पास दो दो हेलो आएंगे। ठीक है, आपके पास आउटपुट में दो हेलो आएंगे, एक आ गया किसका, पेरेंट का, ठीक है, पी का, और एक हेलो किसका आ जाएगा, C1 का। तो जैसे ही हम फॉर्किंग लिखते हैं, फॉर्किंग लिखने से क्या हुआ कि जो प्रोसेस था उसका चाइल्ड क्रिएट हो गया। सपोज मैंने बोला C1, और बता देगा कि साथ में इसका पेरेंट क्या है। तो बट ऑब्वियस है, जब इसके रिजल्ट की हम बात करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा पेरेंट का। क्यों, क्योंकि दोनों कॉपीड है बेटा, बिल्कुल दोनों ही क्लोन है। मतलब आपका दोनों की बात छोड़ो, तो जो चाइल्ड है वो क्लोन है पेरेंट का। तो बट ऑब्वियस है, डेटा पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस प्रोसेस आईडी डिफरेंट होगी, इसकी प्रोसेस आईडी अलग होगी। बट ऑब्वियस है, दोनों की प्रोसेस आईडी में अभी आपको निकाल कर दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा, तो दोनों की प्रोसेस आईडी आपको डिफरेंट मिलेगी बच्चे, दोनों की प्रोसेस आईडी डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो प्रोसेस आईडी डिफरेंट हुई, लेकिन डेटा कंटेंट तो सेम हुआ क्योंकि बिल्कुल क्लोन है। तो अब यहां आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो हेलो। क्यों, एक पेरेंट का और दूसरा चाइल्ड का। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब एक चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा तो पेरेंट के कॉन्करेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, जो चाइल्ड है वो पेरेंट के कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बट ऑब्वियस है, दोनों की जो भी डेटा है उसके बेस पे उसमें रिजल्ट आ गया, और डेटा तो सेम ही है। दूसरी बात करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, समझने की कोशिश करना। फिर से मैंने एक प्रोग्राम बनाया सी में, मेन, ठीक है,
और प्रोग्राम बनाने के बाद मैंने लिखा फॉर्क फॉर्क। अब दो फॉर्क लिख दिया बेटा, समझने की कोशिश करो, ठीक है। और मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। अब ये आपका प्रोसेस पी है मान लो। अगर एक फॉर्क लिखा था तो क्या हुआ था, पी ने अपना चाइल्ड क्रिएट किया और बता दिया एक साथ में मेरा पेरेंट कौन है, पी है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हुए थे। देखना, मतलब एक फॉर्क लिखने से आपके पास दो रिजल्ट आ रहे हैं। टोटल प्रोसेस कितने हो जा रहे हैं, दो। एक फॉर्क लिखने से दो प्रोसेस हो गए। अब मैं दो फॉर्क लिख रहा हूं तो पहला फॉर्क पे जाएगा, जो कंपाइलर होगा वो पहले फॉर्क पे जाएगा, पेरेंट क्या मिला, पी, ठीक है। अब आपने क्या किया, फॉर्किंग, तो चलो फॉर्क हुआ। फॉर्क क्या करेगा, चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा जो एग्जैक्टली क्लोन होगा। चाइल्ड को मान लिया कि C1, ठीक है। और C1 को बता देगा आपका पेरेंट कौन है, पी है। अच्छी बात है। तो दो प्रोसेस हो गए, एक C1 प्रोसेस बना और पी तो खुद है ही, पेरेंट प्रोसेस तो है ही, ठीक है। फिर इनके बाद फिर से फॉर्किंग हुई, ठीक है। अब फॉर्किंग तो क्या करता है, चाइल्ड बनाता है जो एग्जैक्टली क्लोन होता है पेरेंट का। अब लेकिन यहां दो दो पेरेंट दिख रहे हैं, C1 भी पेरेंट बन जाएगा, पी तो पेरेंट है ही। तो C1 का क्या बनेगा, C1 और C2, ठीक है। या आप समझ लो C1 का चाइल्ड बना C2, ऐसा समझो, ठीक है। और C1 तो है ही, C1 तो प्रोसेस है ही, ठीक है। C1 तो प्रोसेस है ही ना, इसका पेरेंट C2 का कौन है, C1 है। अब P क्या करेगा, P भी एक चाइल्ड बनाएगा फिर से, क्योंकि फॉर्क तो बोलेगा जितने भी पेरेंट है सबके चाइल्ड बना दो, तो C3 बन गया। और क्या करेगा, यहां बना देगा P, मतलब ये बता देगा कि आपके पास कितने, C3 का पेरेंट कौन है, P है। तो अगर आप देखो जब दो फॉर्किंग कर रहे हैं तो प्रोसेस कितने हो जा रहे हैं, टोटल 4। दो फॉर्किंग करते ही प्रोसेस कितने हो गए, 4। अब मैंने बोला फॉर्क एक और बढ़ा दो। फॉर्क क्या देखता है, समझो मेरी बात को। फॉर्क एक देखता है कितने पेरेंट है, सबके चाइल्ड बनाएगा, ध्यान रखना, सबके चाइल्ड बनाएगा। तो अब मैंने क्या किया, पी प्रोसेस लिया। सबसे पहले इस फॉर्किंग की बात करेंगे, समझना एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है बेटा, एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। तो पी प्रोसेस हुआ। पी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो फॉर्किंग की, फॉर्किंग जैसे ही की तो एक C1 चाइल्ड बन गया, मान लिया मैंने कि C1 चाइल्ड है, ठीक है। C1 चाइल्ड बन गया और प्रोसेस पी तो है ही पहले से। तो अब दो प्रोसेस हो गए इस स्टेज पे, दो प्रोसेस हो गए, मतलब एक फॉर्किंग से दो प्रोसेस हो गए, एक C1 चाइल्ड और पी पेरेंट। फिर से फॉर्किंग आई तो फॉर्क को दिखेगा कि अब दो प्रोसेस हैं, कौन से, C1 और पी। तो फिर से बोलेगा कि मैं चाइल्ड बनाऊंगा, बोले ठीक है बना दो, C2 बन गया। और यहां बोलेगा मैं C1 तो पहले से हूं ही, ठीक है। वैसे ही पी क्या, पी का भी बनेगा। तो ये बोलेगा मैं C3 बना देता हूं और पी तो मैं हूं ही। तो इसका मतलब जैसे ही दो फॉर्किंग हुई तो टोटल प्रोसेस हो गए 4, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए सॉरी, प्रोसेस कितने हो गए, टोटल 4, कंप्लीट प्रोसेस की बात कर रहा हूं, कंप्लीट। अब बेटा समझना मेरी बात को, फिर फॉर्किंग हुई, फिर फॉर्किंग हुई तो उसको 4 प्रोसेसेस दिख रहे हैं पेरेंट। तो अब क्या करेगा, चाइल्ड बनाएगा, तो बोलेगा C4 बना देता हूं और ये C2 तो है ही, तो बोले कोई बात नहीं, C2 तो है ही, ठीक है। C3 बोलेगा मैं भी चाइल्ड बनाऊंगा, ए सॉरी C2, ये आपका C3 है, सॉरी, ये तो आपका C4 होना चाहिए था ना, C1 C2, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये तो आपका C1 वाला ही है ना, सॉरी, ये C1 ही है, ठीक है। अब C1 बोलेगा मैं भी चाइल्ड बनाऊंगा, ठीक है। C2 ने बना दिया, अब C1 फिर से चाइल्ड बनाएगा। तो C1 भी एक क्लोन बनाएगा जिसका नाम रख देता हूं C5, ठीक है। और बोलेगा C1 तो है ही, तो C1 यहां आ गया। वैसे ही C3 बोलेगा मैं भी बनाऊंगा, और इसने भी बनाया C6, और C3 तो है ही, ठीक है। फिर जो आपका पी प्रोसेस होगा वो भी एक चाइल्ड बनाएगा C7, डुप्लीकेट होगा जो कि बिल्कुल क्लोन होगा, और बोलेगा मैं पी तो हूं ही। तो जैसे ही तीन किया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने प्रोसेस हो गए, 8। इसका मतलब फॉर्किंग करने से 2 to the power n प्रोसेस बनते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ फॉर्क, वेयर n इज द नंबर ऑफ फॉर्क। देखते हैं, अगर एक फॉर्किंग की तो 2 to the power 1 प्रोसेस होगा, मतलब 2। दो फॉर्किंग की तो 2 to the power 2 प्रोसेस होगा, मतलब 4, ठीक है। देखो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 2 to the power 1 मतलब 2, ठीक है। तीन फॉर्किंग की
तो क्या होगा, सीधी सी बात है, 2 to the power 3 प्रोसेस होंगे, मतलब कि 8। ठीक है, देख लो, आपने यहां काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस की बात होगी, 2 to the power n कब आएगा, जब हम टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो जब टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस निकालने का तरीका 2 to the power n, और चाइल्ड निकालने का तरीका देखना पड़ेगा। ये तो 2 to the power n से टोटल प्रोसेस निकल रहे हैं। अब बेटा देखते हैं चाइल्ड कितने होते हैं, समझना मेरी बात को। तो देखो, जब एक फॉर्किंग की थी मैंने, जब एक फॉर्किंग की थी तो एक चाइल्ड बना था। ठीक है, जब मैंने 2 बार फॉर्किंग की, देखो यहाँ एक फॉर्क, 2 फॉर्क, तो चाइल्ड कितने काउंट करो, एक चाइल्ड, 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड है। ठीक है, ये तो मेन प्रोसेस है ना, ये तो मेन प्रोसेस है। चाइल्ड जो कहीं ना कहीं चाइल्ड थे, ये तो पी हमेशा से पेरेंट रहा है, ध्यान रखो। तो पेरेंट को छोड़ के कंप्लीट चाइल्ड चाइल्ड की बात करें, तो 1 2 और 3, टोटल 3 चाइल्ड हुए। यहां अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 चाइल्ड है। इसका मतलब अगर चाइल्ड प्रोसेस काउंट करना आप चाहें, हम टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस होते हैं 2 to the power n-1। एक कम होगा, जैसे यहां देखो, अगर टोटल प्रोसेस की बात करें तो 2 to the power 1, दैट इज 2, और चाइल्ड की बात करें तो 2 - 1, 1। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ 4 है तो 3 आ रहा है, देखो चाइल्ड 3 आ रहा है, तो 2 to the power n मतलब 2 to the power n, 2 to the power 2, 4 - 1, चाइल्ड कितने हो गए 3। यहां देखो 8 आ रहे हैं टोटल प्रोसेस, तो 2 to the power 3 कितना होता है 8, एक माइनस कर दो तो चाइल्ड प्रोसेस आ जाएंगे। तो चाइल्ड प्रोसेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट 1 से कर देना होता है। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलिए बच्चे, ये पूरा फिनोमिना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो? यस सर। गुड, वेरी गुड। तो अब हमको ये चीजें समझ में आ गई कि कैसे हम निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, और हम कैसे निकालेंगे, कहना चाहिए चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूं बेटा। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि देखो, अगर हम फॉर्क की बात करें तो फॉर्क सिस्टम कॉल इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेपरेट डुप्लीकेट प्रोसेस। ठीक है, ईएक्सी की हम बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पास प्रिंटफ हेलो चित्कारा लिखा, तो सीधी सी बात है, यहां से आ जाएगा हेलो चित्कारा। ठीक है, हेलो चित्कारा, हेलो चित्कारा, और पीआईडी इक्वल टू लिखा है आपने, पीआईडी इक्वल टू। ठीक है, गेट पीआईडी से आप देखोगे तो गेट पीआईडी से आपका प्रोसेस आईडी आ जाता है, बट ऑब्वियस है प्रोसेस आईडी आपका आ जाएगा, जो भी प्रोसेस होगा ना प्रोसेस आईडी आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम क्या है, एक प्रोसेस है, तो आपका प्रोसेस आईडी क्रिएट हो जाएगा, प्रोसेस आईडी आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो, बट ऑब्वियस है एक साथ आपने गेट पीआईडी लिख दिया, तो ये जो गेट पीआईडी की वैल्यू होगी यहाँ आपकी परसेंट डी के पास आ जाएगी, तो जो भी प्रोसेस आईडी आएगा वो आपका प्रिंट हो गया। जैसे मैं आपको इसको रन करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको रन करने के लिए मैं करता क्या हूँ, कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर ले लेता हूँ, या आप कोड ब्लॉक ले लो। मैंने कोड ब्लॉक में इसको रन किया हुआ, तो यहाँ हो सकता है रिजल्ट अलग आए, तो मैं ऑनलाइन कंपाइलर लेता हूँ सी का। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर, तो मान लो मैं प्रोग्राम इसका ले लेता हूँ। ठीक है, अब अगर आप देखो कि आपका प्रोग्राम है, मैंने सेम प्रोग्राम कॉपी किया बच्चे, अब इस सेम प्रोग्राम को देखो रन किया। अगर आप देखो प्रोग्राम को, अगर हम समझने की कोशिश करें, तो यहाँ देखो क्या है, इंटीजर में यहाँ मैंने क्या किया है, अगर मैं पहले फॉर्क हटा दूं, फॉर्किंग नहीं करता हूं, तो सिंपल सी बात है, ये आपका मेन प्रोसेस है। ठीक है, मेन, ये आपका मेन प्रोसेस है, प्रोसेस हुआ, तो हेलो चित्कारा और पीआईडी इक्वल टू, यहाँ गेट पीआईडी की वैल्यू यहाँ असाइन हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, आप रन करते ही जो भी प्रोसेस आईडी होगा वो रिटर्न हो जाएगा। कभी किसी का 1690 आएगा, कभी 7270 आएगा। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हर बार सेम आए, हर बार अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो अलग अलग आउटपुट आएंगे, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो बेटा होगा क्या, इसका आउटपुट ये आ गया, हेलो चित्कारा और पीआईडी, मैंने यहाँ बैकस्लैश एन दिया था तो लाइन चेंज हो गया, पीआईडी इक्वल टू 1187। आप इसको फिर से रन करो तो प्रोसेस आईडी चेंज हो जाएगा, देखो प्रोसेस आईडी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस आईडी बार 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 आपके सिस्टम के प्रोसेसेस की बात कर रहा कि कैसे उसको मेमोरी एलोकेट हो रही है, क्योंकि कि सीपीयू क्या कर रहा होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो बार बार यहाँ प्रोसेस आईडी भी चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ फॉर्क कर दूं बेटा, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, फॉर्क किया, इसका मतलब क्या बताया मैंने, कि फॉर्क क्या करेगा, इस मेन प्रोसेस का एक चाइल्ड प्रोसेस भी क्रिएट कर देगा। तो ये देखना है, दो दो बार आएगा, हेलो चित्कारा 2 बार आएगा, और साथ में प्रोसेस आईडी भी 2 आएंगे। क्यों, और दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया
कि फॉर्किंग करने से जो प्रोसेस क्रिएट होती है वो क्लोन होती है पेरेंट की, लेकिन प्रोसेस आईडी अलग अलग होता है। देखते हैं रन करके। देखो यहां प्रोसेस आईडी आया 17493, ठीक है, और दूसरे का प्रोसेस आईडी कितना आ गया 717494, ठीक है। तो यहां बात हमको समझ में आ रही है, यही चीज मैं यहां आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं तो ये देखो, ये आया हेलो चित्कारा पीआईडी 5824। दूसरे प्रोग्राम में अगर मैं यहां फॉर्किंग यूज कर लूं, जैसे मैंने यहां भी फॉर्किंग अगर मैं यूज कर लूं, ठीक है, एक मिनट जस्ट। अब मैंने यहां मान लो फॉर्किंग यूज कर ली, तो बट ऑब्वियसली अगर आप फॉर्क यूज कर लेते हो, फॉर्क यूज करने के बाद देखो यहां पास, जैसे कि अब ये प्रोसेस आईडी क्या आ रहा है, हेलो चित्कार आया और पीआईडी 5834 आया। ये पेरेंट का हो गया और ये आपका चाइल्ड का हो गया। वैसे ही अगर आप यहां पे एक फॉर्क लगाओ, दो फॉर्क लगाओ और तीन फॉर्क लगाओ, ठीक है, एक फॉर्क लगाओगी तो आपका, मैंने आपको बताया, ये इस पर्टिकुलर फॉर्किंग से, अगर इस फॉर्किंग की बात कर रहे हो, इस फॉर्किंग से क्या होगा, आपके पास एक चाइल्ड होगा और एक क्या होगा, पेरेंट होगा। जैसे ये फॉर्किंग कर दिया, अब आपके पास चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, ठीक है, और इसका भी चाइल्ड, तो बट ऑब्वियस है C3 और P, तो चार, चार हो गए टोटल, ठीक है। जब ये फॉर्किंग कर दोगे तो सबके, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, तो चार और क्रिएट हो गए, और साथ में ये, तो देखो आपके पास समझ जाओ C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और P, तो टोटल कितने बार प्रिंट होगा, 8 टाइम्स। देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, तो टोटल 8 टाइम्स प्रिंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा EXEC की पे, ठीक है। EXEC की हम बात करते हैं, EXEC करता क्या है, EXEC होता क्या है। तो देखो बेटा, समझने की कोशिश करते हैं EXEC के बारे में। तो EXEC का मतलब सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो, टोटल जो आपका एंटायर प्रोसेस होता है उसको रिप्लेस करते हो, ठीक है। मींस EXEC कॉल के थ्रू जो आप एग्जीक्यूशन कॉल कर रहे हो, EXE मतलब सिंपल है, एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हो, तो जो एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल है वो करता क्या है, EXEC द प्रोग्राम स्पेसिफाइड इन द पैरामीटर, जो भी आप EXEC के पैरामीटर में पास करते हो वो रिप्लेस हो जाता है कंप्लीट एंटायर प्रोसेस से, इंक्लूडिंग और थ्रेड। तो EXEC का पर्पस क्या है, मेनली फाइल एग्जीक्यूट करना है, जो कि क्या करेगा, जो भी एक्टिव प्रोसेस है, जो भी मेनली एक्टिव प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए है, जो भी एक्टिव प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए है, ठीक है। जैसे कि मान लो, जैसे ही इसको कॉल करोगे तो क्या होगा, प्रीवियस एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी और रिप्लेस हो जाएगा नए फाइल से। जैसे बेटा समझो मेरी बात को, क्या होता है कि जैसे मान लो अभी P1 को सीपीयू मिला, अभी आपने मान लो P1 को सीपीयू दिया, अब EXEC में क्या किया आपने, P2 पास किया, तो क्या करेगा बेटा, ये P1 को रिप्लेस कर देगा, इस P1 प्रोसेस को रिप्लेस कर देगा और P2 को अब मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप EXEC को कॉल करोगे तो जो प्रीवियस एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, जो प्रीवियस एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी वो रिप्लेस हो जाएगी और नए फाइल से रिप्लेस हो जाएगी, मतलब अब ये वाला जो नया आपका प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन से दैट EXEC system call will replace the old file or the old program or the old process from the processors with a new file or a program, ठीक है। मतलब जो भी ओल्ड फाइल है उसको रिप्लेस करता है नए फाइल से, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, एक पैरामीटर पास करते हैं जो कि खुद ही क्या होता है, प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। अब उसमें जो क्या होगा, उसमें क्या करेगा, इट रिप्लेस द प्रोसेस विद अनदर प्रोसेस, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, हम जब फॉर्किंग करते हैं, जब हम फॉर्किंग करते हैं तो जो वहां चाइल्ड बनता है उसका प्रोसेस आईडी डिफरेंट होता है, लेकिन यहां जब हम रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस करने के बाद आपका जो प्रोग्राम है या फाइल है वो तो रिप्लेस हो गया नए वाले से, लेकिन उसका पीआईडी वही रहता है, पीआईडी सेम रहता है। ध्यान रखना, यहाँ एक चीज डिफरेंस क्या है, यहाँ पीआईडी सेम रहेगा, मतलब इट रिप्लेस द प्रोसेस विद अनदर प्रोसेस बट द पीआईडी विल बी सेम, क्योंकि हम नया प्रोसेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम तो बस रिप्लेस कर रहे हैं कि अब इसको एग्जीक्यूट करना है, कि अब इसको रिप्लेस कर देना है
पुराने वाले फाइल की जगह नए वाले को रिप्लेस कर देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, नया प्रोसेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए पीआईडी चेंज नहीं होगा। मैं इसको प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। EXEC देखो बेटा, ये तो हेडर फाइल्स हो गए, ठीक है, ये मेन आपका हुआ। अब मेन के अंदर मैंने देखो प्रिंटफ लिखा पीआईडी ऑफ exe1c और मैं गेट पीआईडी, तो जो भी ये प्रोग्राम एक प्रोसेस है, इसका पीआईडी यहां से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट, मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ कैरेक्टर ARGS लिखा तो बट ऑब्वियस है मैं क्या बताना चाहता हूँ, कैरेक्टर एरे। तो ये क्या है आपका कैरेक्टर एरे, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप देखो तो हम क्या करना चाह रहे हैं, सिंपल मैंने पास किया हेलो, चित्कारा और नल, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो हम करना क्या चाह रहे हैं, मैंने बोला EXECV, EXEC के अंदर हम EXECV सिस्टम कॉल यूज करते हैं। बहुत सारे सिस्टम कॉल होते हैं, उसमें EXECV होता है, जहां V का मतलब है वेक्टर से। V क्या डिनोट करता है, वेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है। ये भी एक सिस्टम कॉल है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या देते हो, पाथ ऑफ द फाइल बीइंग एग्जीक्यूटेड, दूसरे फाइल का पाथ देते हो जो कि एग्जीक्यूट होने वाला होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं ex2c.c प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, जैसे इस प्रोग्राम का नाम हो गया, मैंने ले लिया ex1.c और इस प्रोग्राम का नाम मैंने दे दिया ex2.c, तो मैं क्या लिखूंगा, ./ex2.c। तो मैंने इसके अंदर आर्गुमेंट क्या पास किया, ex2.c को पास कर दिया, और साथ में लिख देते हैं हम ARGS, ठीक है, फॉर आर्ग्यूमेंट। फिर मैंने लिख दिया प्रिंट बैक टू ex1c, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब जब मैंने ऐसा लिखा तो आप समझो क्या हो क्या रहा है, जैसे ही जो कंपाइलर होगा EXECV को देखेगा तो बोलेगा मुझे क्या करना है, पाथ किसका मिल रहा है, ये भी सिस्टम कॉल है, पाथ किसका मिल रहा है, EX2 का मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली EX2 प्रोग्राम को कॉल करेगा। जैसे ही आपने इसके अंदर EX2 पास किया, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, EX2 प्रोग्राम को कॉल करेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ प्रिंटफ क्या आ गया, पीआईडी, पीआईडी किसका, इस प्रोसेस का, EX1C का। तो यहाँ कोई पीआईडी आ जाएगा कि पीआईडी और EX पीआईडी, पीआईडी किसका, इस प्रोसेस का, EX1C का। तो यहाँ कोई पीआईडी आ जाएगा कि पीआईडी ऑफ ex1.c और पीआईडी प्रिंट हो जाएगा कि चलो पीआईडी आपका आ गया, ठीक है, पीआईडी आपका आ गया। अब आपने क्या किया, जैसे ही यहाँ पीआईडी आ गया, उसके बाद आपको EXEC भी मिला, जिसके अंदर आपने EX2 को पास किया है, EX2 को पास किया तो EX2 के पास गया, EX2 के पास जाने के बाद क्या आएगा, प्रिंट एफ वी आर इन ex2.c, या क्या आ जाएगा, वी आर इन ex2.c, और बोलेगा प्रिंट एफ पीआईडी ऑफ ex2.c गेट पीआईडी। तो अब यहां किसका पीआईडी आ जाएगा, इस प्रोग्राम का पीआईडी आ जाएगा, इस प्रोसेस का पीआईडी आएगा, ठीक है, इस प्रोसेस का। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर देखो तो हम बस EXEC का यूज करके, EXEC के अंदर आप एक्चुअली में EXEC भी यूज कर रहे हो, इस सिस्टम कॉल का जो प्रोसेस है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, जो EXEC भी यूज कर रहे हो उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, दूसरे प्रोसेस को कॉल कर पा रहे हो। तो यहां जो पीआईडी आएगा अब इस प्रोग्राम का आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पुराना वाला जो प्रोसेस था या पुराना प्रोग्राम था वो रिप्लेस हो गया किस प्रोग्राम से, नए प्रोग्राम से, इसलिए पीआईडी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये आपका बस क्या हो रहा है, नया प्रोसेस क्रिएट नहीं हो रहा है, जो दूसरा प्रोग्राम है बस उसी को आप ले रहे हो और पुराने वाले को रिप्लेस कर दे रहे हो उसकी जगह। तो इसका आउटपुट देखो, अगर आप आउटपुट देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्लियरली कि सबसे पहले आपका आउटपुट आएगा इस पीआईडी का, पीआईडी ऑफ exe1c 5678। फिर यहां से आप प्रोग्राम इसमें चले जाओगे तो आ जाएगा वी आर इन exe2.c, फिर पीआईडी किसका आएगा, पीआईडी ऑफ ex2.c इक्वल टू 5678, जो कि इस ex2t.c का प्रोसेस आईडी होगा, क्योंकि ये भी जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये प्रोसेस बन जाएगा, पहले प्रोग्राम है फिर प्रोसेस बन गया तो उसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, बात बताइए। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ में आ रहा सभी को, यस सर। गुड। अब अगर हम फॉर्क सिस्टम की बात करें तो फॉर्क सिस्टम में मैंने आपको सिंपल कंसेप्ट बताया हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने होते हैं, 2n, और चाइल्ड प्रोसेस कितने होते हैं, 2n-1। तो अगर दो फॉर्क है तो n इक्वल टू 2, क्योंकि n क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ फॉर्क है, तो 2 अगर चाइल्ड प्रोसेस निकालना है तो 2 और अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस निकालना होता तो 2 दैट इज 4। अगर यहाँ 3 प्रोसेस है तो टोटल प्रोसेस 2 3,
और चाइल्ड प्रोसेस टू टू द पावर 3 - 1। वैसे ही एन प्रोसेस तो 2 टू द पावर n - 1। ये फॉर्किंग की क्लास। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? बोलिए बच्चे।